ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है स्नेहा गॉट 100 ऑर्बीज बॉल्स एंड पुट देम इन अ सिलेंड्रिकल शेप बॉक्स। पहले तो सिलेंडर सोच के लगता है कि उसका कुछ यूज होगा। आफ्टर फिलिंग इट विद वाटर द ऑर्बीज बॉल्स फिल अप एंड कंप्लीटली फिल्ड द सिलेंड्रिकल शेप बॉक्स। Now, behind the Orbeez ball packet, the change in volume of each Orbeez ball was mentioned, which was 32% increase. Now, suppose the volume of all the Orbeez balls is 9900 cubic centimeter. सभी ऑर्बीज बॉल का जो वॉल्यूम है वो है 9900 क्यूबिक सेंटीमीटर। और कितनी बॉल्स है अपने पास? 100 है ना? तो अगर मैं वन बॉल का वॉल्यूम निकालना चाहती हूँ तो आप बता सकते हो? हमको लेना होगा। होमवर्क करके आना है साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल विल बी 9900 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा? 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही होता है, यही आंसर है। 99 ही है। वो देख मैम के साथ इशू आपको करना पड़ेगा कि क्यों। देख मुझे तो 99 ही होगा क्योंकि उसने सिंपल सी बात पूछी है। क्वेश्चन ना ऑर्बिस बॉल एक तो समझ नहीं आता। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता था बिफोर दिस केस स्टडी कि ऑर्बिस बॉल होती है। हाँ, आई हैड सीन दोस बॉल्स जो वो उसमें होती है, दोस वो प्ले बॉल जो होती है ना, जब आप प्ले गन्स करते हो उसमें गन्स में आते हैं। हाँ, वो मुझे पता थी, पर उनको ऑर्बिस बॉल बोलते हैं तो आई डेंट नो दैट। तो जब ये केस स्टडी पढ़ी तो उसके बाद लगता है कि पता नहीं ये नई सी चीज पढ़ रहे हैं, देन दैट्स व्हाई मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अलग अलग करवाती हूँ ना, वो इसलिए करवाती हूँ कि आपका रिएक्शन टाइम कंट्रोल होगा वहां पर। एकदम से देखते हो क्या आ गया क्या समझ नहीं आया, वो चीज समझाने के लिए ना मैं होता है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दो, सो दैट वहां का कुछ भी पढ़ते हो तो समझ में आता है कि चल वी कैन टैकल इट, राइट? तो इसमें यही होगा। ठीक है ना? आप वो मैम से आप झगड़ा करो या कुछ भी इश्यूज क्रिएट करो, जो भी मतलब बात करो कि मैम इसका आंसर फिर है क्या। और अगर दूसरी टीचर ने करेक्ट किया हो तो वो लेकर जाओ कि मैम यहाँ पर सही किया तो आपने क्यों गलत किया। ठीक है ना? वो तो बेटा कॉमन इशू है ना, वो नहीं कर सकते। अच्छा, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच ऑर्बीज बॉल बिफोर स्वेलिंग। ठीक है, पानी डालने से पहले हर एक बॉल का वॉल्यूम कितना था? देखो, पानी डालने के बाद उसमें 32% इंक्रीज आएगा। दिस इज समथिंग जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपको समझाते हैं। आपको ये इतने अच्छे से टॉपिक नहीं करवाया जाता, इसीलिए ना शायद ये मुश्किल आती है। इफ इट्स परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, तो इसको कैसे करते हैं? सही करके इंटू 100 कर दिया। अब क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ईच ऑर्बीज बॉल बिफोर स्पेलिंग। देखो, अगर 32% इंक्रीज का मतलब है कि अगर वॉल्यूम पहले 100 था बिफोर वाटर, वॉल्यूम 100 था, 32% इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया? 132। ठीक है, ओरिजिनल कितना था? 100, अब कितना हो गया? 132। और ये जो 132 है ये अब स्वेल होकर एक्चुअल नंबर कितना दे रहा है? 99। एक्चुअल वॉल्यूम आपने क्या निकाला है? 99। ये तो परसेंटेज इंक्रीज में निकाल रहे हैं। सो दैट मीन्स 132% इज एक्चुअली इक्वल टू 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिफोर वाटर जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ बॉल बिफोर वाटर वॉज एडेड, बिफोर वाटर, आप क्या करोगे? 99 को डिवाइड करते हो 132 से, मल्टीप्लाई करते हो 100 से। ठीक है, जिसे हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल वॉल्यूम बी एक्स। ओरिजिनल वॉल्यूम जो था बिफोर वाटर एक्स था, आपने उसमें पानी ऐड किया, 32% वो स्वेल कर गया, तो आफ्टर वाटर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 32% ऑफ एक्स। तो जिसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, 100x प्लस 32x अपॉन 100, 1.32x आ गया। ठीक है, और ये 1.32x एक्चुअल नंबर में 99 के इक्वल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 75। करो सॉल्व इसको। बात समझ में आ गई? 100 ऑर्बिस बॉल है, उन्होंने जब सिलेंड्रिकल शेप में आपने उसे पुट किया, बिकॉज दे आर थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी वो स्पॉन्जी होती हैं, सो उनमें स्पेसेस नहीं होंगी। इफ यू प्लेस देम टाइटली टुगेदर सो दे मर्ज, मतलब वो सारी आपस में स्पेस क्रिएट नहीं करती। तो इसी चीज को हम सोचते हैं कि हमने पूरे सिलेंड्रिकल को जब फिल किया तो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 9900 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और 100 बॉल्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो वी डिवाइड बाय दैट वॉल्यूम बाय 100, सो वी गेट वॉल्यूम ऑफ वन बॉल एज 99।
अब बिफोर स्वेलिंग का मतलब है पानी जब नहीं डाला था, ठीक है। पानी डालने के बाद 32% इंक्रीज होगा, राइट। तो लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम बी एक्स, इंक्रीज होना है 32%, जिसे हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 32/100 ऑफ एक्स। तो आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे इस फ्रैक्शन को, देखो ये आपके पास बनकर आ जाएगा 100x प्लस 32x/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 132x/100। 32% इंक्रीज मतलब 132% बन गई वो चीज, अपनी ओरिजिनल का 132% बन गई। क्लियर हो गया। अगर किसी चीज में 10% इंक्रीज है, मतलब अगर वो पहले चीज 100 रुपए की थी, अब कितने की हो जाएगी, 110 की। क्लियर होगी बात ये। तो ऐसे 32% इंक्रीज मतलब दैट थिंग हैज बिकम 132% ऑफ सम नंबर। दैट सम नंबर वी डोंट नो, बट इन एक्चुअल वैल्यू दैट इंक्रीज नंबर इज नाउ 99। इंक्रीज होकर 99 हो गई, ठीक है। 32% इंक्रीज का मतलब 132% ऑफ समथिंग। ये चीज परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपको सच में कह रही हूं नहीं करवाया जाता अच्छे से, क्योंकि ये चीज 8th या 7th में क्लैरिटी होती है ये टॉपिक की। किसी भी चीज में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं प्रॉफिट ऑफ 10%, तो सेलिंग प्राइस बिकम्स 110%। लॉस ऑफ 10%, सेलिंग प्राइस बिकम्स 90%। डिस्काउंट दिया जाता है तो आप माइनस करते हो, है ना। आपको कहते नहीं कि डिस्काउंट माइनस करो, आप खुद खुद ब खुद, द वर्ड डिस्काउंट मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट इट। सो नाउ इट सेज कि पानी डालने के बाद और भी बॉल स्वेल हो गई। पहले अगर वो एक्स थी, मतलब इतना वॉल्यूम था, स्वेलिंग के बाद वो इतना, और ये उसका पानी फूलने के बाद वो इतना, पानी अब्सॉर्ब करने के बाद आ गया। तो जो ये इंक्रीज हुआ वो कह रहे हैं 32% है। मतलब कि अगर पहले इसके पास एक्स था वॉल्यूम, अब कितना हो जाएगा, 1.32x। 32% इंक्रीज मतलब 0.32, एक्स में ऐड हुआ 1.32। अब ये जो एक्चुअल वॉल्यूम आपने निकाला है, इसका कितना निकाला है, 99, है ना। तो इसका मतलब कि ये 99 के इक्वल है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 99 अपॉन 1.32 हुआ, विच इज 99 इंटू 100 बाय 132। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 75 आंसर आता है, बिकॉज ये दे हैपन टू बी मल्टीपल ऑफ 11 ना। ये 9 से हो जाएगा, 12 होगा, 3 से हो जाएगा, एंड ये 4, और ये 25। सो आंसर विल बी 75। तो बिफोर स्वेलिंग हर एक ऑर्बिस बॉल का वॉल्यूम था 75 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब तुमने कैसे किया वो मुझे नहीं पता। ऐसे ना, हम्म। मैंने ईच कर ही निकाला, मैंने सबका निकाला, मैंने इंटू 100 कर दिया। इंटू 100 भी कर दिया, पर ठीक है, ईच लिखा है ना, ईच नहीं लिखा वॉल्यूम ना, ऑफ वॉल्यूम तो ऑर्बिस सभी बॉल्स नहीं लिखा ऑर्बिट हुआ, बॉल, बॉल्स नहीं लिखा हुआ। बस ऊपर बॉल, ध्यान नहीं इंटू हाँ 100। वो बस यही है। How many Orbeez balls before swelling was needed to completely fill the cylindrical shape ball? ठीक है। कितनी, मतलब अगर उसमें पानी नहीं डालते और मुझे सिर्फ उसको ऑर्बिस बॉल से ही फिल करना होता, मतलब इतनी वाली, ये वाली बॉल्स ही लेनी होती, इसका वॉल्यूम आपने कितना निकाला है आप, 75। और ये जो सिलेंडर वाली शेप है इसका वॉल्यूम कितना है, मन में आ गया ना। तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है तो किसको डिवाइड करना है, 9900 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, आंसर आएगा 132। वैसे भी अगर लॉजिकली सोचो तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ना, ये कभी ना कभी कहीं एनटीएससी या फिर आपके ओलंपियाड्स का क्वेश्चन है, या जो थोड़ी बहुत आपके साइड एग्जाम्स होते हैं ना, आजकल ओलंपियाड्स भी काफी होते हैं, या दीज ओलंपियाड्स एंड यहाँ से वाले, तो उसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इस केस में अगर आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, इस वाले केस में, तो आपको 9900 बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये निकालना है। जिसको सॉल्व करोगे, कर लो सॉल्व इसको, so answer will be 132 balls। वैसे भी ऑलरेडी 100 बॉल्स तो थी, 32% इंक्रीज हो रहा था, है ना। तो उसके हिसाब से नंबर्स भी हमारे वही जस्टिफाई कर रहे हैं, पर हाँ हम लोग कैलकुलेशंस करके आंसर निकालेंगे, इट विल बी 132 बॉल्स। इतना क्लियर है सबको ये।
ठीक है ना, आंसर 132 आ जाएगा। तो दिस इज वन थिंग जो मतलब लगता है क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट की थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। या फिर सिलेंडर की बात की जाएगी, हाँ, ये तब क्वेश्चन था जब टर्म वन टर्म टू हुआ करती थी और इसमें दो तीन क्वेश्चन और थे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिस बॉल? आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 75, यू यूज पाई 4 पाई बाई 3, 4 पाई r³ एज 75 और 99, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ रेडियस। ठीक है ना, तो वो आपका आंसर था। आपके पास चार ऑप्शंस दिए थे बिकॉज पहले केस स्टडीज में ऑप्शंस आते थे साथ में, 5 क्वेश्चंस, राइट। आज से 3 साल पहले जब केस स्टडी स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास जो फॉर्मेट आया था उसमें ये कहा गया था कि ईच केस स्टडी विल बी ऑफ 5 मार्क्स एंड हर एक केस स्टडी के चार ऑप्शंस हुआ करेंगे। तो ये वहां वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जब सिलेबस रैशनलाइज हुआ तो सिलेंडर हट गया, तो जो भी सिलेंडर वाले क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सारे मतलब बुक्स में से सबसे हट गया। तो ये वहां वाला क्वेश्चन है, हाँ। बट इट केम कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिस बॉल, और यहाँ से तो ये भी था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप बॉक्स, तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक हो गया इतना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले जो हम काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा आपको एक होमवर्क दिया था करने के लिए, क्वेश्चन निकालो सर्कल्स का क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। चलो निकालो, मैंने होमवर्क दिया था, लिखो उस क्वेश्चन को। मुझे पता है सॉल्व नहीं किया होगा। हो गया सॉल्व, वेरी गुड। अगर किया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज। ठीक है, थोड़े से वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको। अब जो क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, ये आज सच आपके सिलेबस में नहीं है, पर हाँ ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं। तो मैंने कल आपको जो क्वेश्चन दिया था, एक आंसर देती है। 30 है उसका आंसर। रेडियस कितनी है? 13। और लेंथ ऑफ कॉर्ड CD? CD हाँ, AB कॉर्ड। ये भी बनाई थी मैंने, यहाँ पर CD थी। ठीक है, और ये सेंटर आपको दिया था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये वाला मैंने, अब ये मेरी फिगर इज नॉट एज पर स्केल, इसको M लिखा था, N लिखा था, और ये M था। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। और उसके बाद हमें दिया हुआ था CD की वैल्यू कितनी दी थी मैंने आपको? 24, हाँ। और OM कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। ON कितना दिया था? 12। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल तो निकालना आसान था। रेडियस ऑफ सर्कल तो निकालना आसान था इसमें सबके लिए, है ना। तो आपको परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दिस इज 12, दिस इज 5, दिस विल बी 13। नाउ यूज 13 हियर एंड 12 हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ AN। AN कितना आ जाएगा? 10। वहाँ पे 12 कैसे हुआ? हाँ, दिया हुआ बेटा, ON 12 दिया हुआ ना मैंने आपको, वरना नहीं कर सकते। जस्ट नीड टू चेक कौन कॉल कर रहा है। ठीक हो गया ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वहीं से ये क्वेश्चन यूज होते हैं। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया था, इजी था। अब इसी के एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगी, लेट्स सी अगर ये सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी में या फिर एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपसे पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन द फिगर गिवन बिलो, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। डायामीटर CD of the circle, diameter CD of the circle is perpendicular to chord AB, is perpendicular to chord AB. AB की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट इज गिवन एज M, CM is 2 centimeter, find the radius of the circle, and CD is the diameter. डायमीटर है तो कहीं ना कहीं सेंटर भी उस पर ही होगा, है ना। डायमीटर है तो कहीं ना कहीं सेंटर भी उसी पे बना होगा, राइट। तो लेट मी से दिस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। CM की लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 2। और AB कितना दिया हुआ है? 8। और CD और AB में क्या रिलेशनशिप है आपको लिखा हुआ है ना, CD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो कैन आई से M पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट क्यों होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से तो है, बिकॉज CD को डायमीटर दे दिया तो ऑब्वियसली इट स्टार्टिंग इट समवे पासेस थ्रू द सेंटर। तो कहीं ना कहीं से उसको सेंटर से भी स्टार्टिंग पॉइंट हम ले सकते हैं। तो आई कैन से OM इज परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। लिखो इसको, because CD is perpendicular to AB, therefore OM is perpendicular to AB, perpendicular from center bisects the chord। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और हमेशा हमें रेडियस ज्वाइन करके ही बेनिफिट मिलता है एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से, हमेशा। किसको ज्वाइन करोगे आप? रैंडमली थोड़ी ना कोई नया पॉइंट क्रिएट करोगे। अब A से ज्वाइन करो या B से, इट विल हार्डली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज व्हाट वी हैव इज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल AMO में होगा वही BMO में होगा। ये आपकी मर्जी है आपने कौन सा ट्रायंगल लेना है ना। तो आप A से क्यों ज्वाइन किया? बस ऐसे ही। मैं B से भी कर सकती थी। क्लियर हो गया? उसमें कोई ऐसा रैंडम नहीं है कि मैंने A से ही किया, इट्स जस्ट दैट हम स्टार्टिंग पॉइंट से कर दिया तो हमने A से ले लिया। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, मुझे पता है AM की वैल्यू कितनी है। AB अगर 8 दी है तो AM की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। CM की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट OC? OC किसके इक्वल है? OC किसके इक्वल है? O क्या है? O क्या है? सेंटर। C क्या है? पॉइंट ऑन द सर्कल। तो OC क्या होगी? रेडियस। सो OC इज रेडियस। सो OC रेडियस है, CM को आपने 2 सेंटीमीटर लिखा है, तो क्या मैं OM की वैल्यू बता सकती हूँ? ये पूरा R है और ये 2 है, दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? OM इज R-2 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बना आपके पास? OMA या AMO, ठीक है ना। यूजुअली द प्रैक्टिस इज टू राइट द राइट एंगल इन बिटवीन, है ना। यूजुअल में जब भी राइट एंगल ट्राइंगल लिखा जाता है तो जहां पे राइट एंगल बनता है उसको हम सेंटर में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल इज इन द मिडल, नाम ट्राइंगल के नाम में। तो मैंने AMO लिखा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। क्या आ जाएगा? R-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो।
हम्म, देख तो इसमें आंसर दिया हुआ है वो कितना है तुम्हारा, रेडियस निकला ना, कितना है, 12। r-2 का होल स्क्वायर क्या होता है? मैम 5 आ रहा है हाँ रेडियस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जस्से ने आंसर दिया ना अभी। हाँ जी मैम। हम्म, हाँ जी बोलो। r-2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? हाँ बताओ भाई फॉर्मूला, मुझे क्यों बोलना पड़ा, पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला r² प्लस 4 - 4r प्लस 16 इज इक्वल टू r², ये कैंसल हो गया। -4r इज इक्वल टू -20, r की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाने में इतना वो क्या हो गए थे, मतलब कि r-2 का होल स्क्वायर एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, यू अप्लाई द फॉर्मूलाज। हाँ क्या किया था तुमने, नहीं क्या गलती की थी, r² + 4 लिख दिया था बस, तो फिर 4r तो 12 कैसे आता आपका आंसर, -4 लिख दिया, आपका r² कैंसिल हो गया, देन हाउ। और तुमने r² कैंसिल कैसे नहीं किया, बाद में नहीं बाद में किया, तुम 2√3 भी तो निकाल रही हो, पर तुम कहीं ना कहीं r² कैंसिल नहीं कर रही हो, तो वो कैसे, पता नहीं। चलो नेक्स्ट, ठीक हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नाउ दिस वाज आई थिंक आपकी सीरियल, आपकी बुक का ये पहला पार्ट ही था ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है the length of two parallel chords, the length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter if smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center. Find the distance of other chord from the center. Find the distance of other chord from center. एक मिनट, मुझे लगता है वो जल्दी करना है। पैरेलल कॉर्ड्स बनाओ सर्कल में। The length of two parallel chords of a circle are 6 and 8। अच्छा ये ना दो केसेस बनते हैं, यहाँ पर तो आपके साथ एक ही केस उसने अटैच किया हुआ है, अदरवाइज इसको हम टू केसेस की तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको भी एक ही करवाती हूँ। लेट्स सी, तो यहाँ पे ना आपको सर्कल ड्रॉ करना है और टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है।
So there's a circle and we have two parallel chords of length 6 centimeter and 8 centimeter. अब केस क्या होता है, फर्स्ट वाला पार्ट जैसे मैंने कहा, देखो सर्कल में जो कॉर्ड्स बन सकती है ना, सेंटर एक पॉइंट हमने डिफाइन किया, दोनों सेम साइड हो, एक ही सेमी सर्कल में हो, या दोनों अलग अलग सेमी सर्कल्स में, ठीक है। तो जिसे हम लिखते हैं इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेम साइड ऑफ सेंटर। और सेकंड होता है इफ दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर, मतलब हमने उन दोनों को एक सेमी सर्कल में एडजस्ट कर दिया या फिर दो में, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आता था पहले, तो वी वर नॉट गिवन ऑप्शन, हमें कहा था कि डिस्टेंस हमारा इतना, मतलब ये दिया हुआ है क्वेश्चन, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो वी यूज्ड टू सॉल्व इट विद टू पार्ट्स, या तो सेम साइड पे हो या डिफरेंट साइड्स पर हो। अगर आपको भी आएगा तो मेंशन किया आएगा, या फिर ड्रॉ करके केस स्टडी में फिगर बनकर आएगी, ठीक होगी बात ये। तो पहले मैं करती हूँ सेम साइड ऑफ सेंटर, फिर मैंने आपको कहा था जितनी लंबी कॉर्ड होती जाएगी उतना वो सेंटर से पास होती रहेगी। तो एक कॉर्ड मैंने ए बी ली है, दूसरी कॉर्ड सी डी। तो आप मुझे बताओगे ए बी की लेंथ क्या है और सी डी की लेंथ क्या है। ए बी की कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और सी डी की क्या लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि हमारे क्वेश्चन में जब हम कैलकुलेशंस करें आंसर माइनस में ना आए। बाय चांस कभी आपने आंसर ए बी का 8 ले लिया, सी डी का 6 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर माइनस में आएगा, आपकी इक्वेशंस आपको नेगेटिव आंसर देंगी। सेम आंसर डिस्टेंस आप निकालोगे ना, आपका -4 -3 कुछ ऐसा आएगा। गलत तो होगा, बट देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसलिए बता रही हूँ, गलत हो नहीं हो वो बात की बात है। कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वी रियलाइज इन मिडल, एक क्वेश्चन है जहां पे मिडल में आप रियलाइज करोगे कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो क्या करें। तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उसमें वैल्यूज गलत ली है, पोजिशंस गलत ली है। समझ में आ गया, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है। यूजुअली ये एम और एन ही लिए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने एम एन डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ए बी का डिस्टेंस, स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सो ओ एम इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। एक आपने क्या करना है, ओ डी को ज्वाइन कर देना है और ओ बी को, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो बी एम 3 हो जाएगा और डी एन 4 हो जाएगा। ट्रायंगल मैं पहले ले रही हूं ओ एम बी, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। बी एम का स्क्वायर कितना हो जाता है, वो तो हमें पता है 3 का स्क्वायर, तो रेडियस अपने पास आ जाएगी, और इस रेडियस को यूज करेंगे ट्रायंगल ओ एन डी में, जिसमें हम लिखेंगे ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ओ एन निकाल, समझ में आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है, कभी कभी आपको वैसा वो गिवन क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ पे कहा था डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सो हमें जो निकालना था दैट वाज ओ एन, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर हमें ओ एन निकालना है। इतना क्लियर हो गया। अब हो क्या रहा है, मैं आपको पूछती हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स।
इन दोनों कॉर्ड्स में आपस में डिस्टेंस क्या है? एक तो पैरेलल है तभी डिस्टेंस निकाल पा रहे हो, अगर पैरेलल नहीं होते तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाते। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स? एम एन डिस्टेंस है ना? तो एम एन अगर वो सेम साइड पर है, आपके पास ओ एम कितना दिया हुआ है? 4। और आपने अभी ओ एन कितना निकाला? निकाला ही नहीं। थ्री। डिस्टेंस मतलब मैं एम एन निकालना चाहती हूं बिटवीन कॉर्ड्स। ओ एम मुझे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ओ एन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर तो कॉर्ड सेम साइड पर है तो डिस्टेंस माइनस होगा, अगर कॉर्ड ऑपोजिट साइड्स पर है तो डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, कि एक कॉर्ड यहां पर है, एक ए बी यहां पर है, पर सी डी यहां पर आ गई। समझ में आ गई बात? ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, राइट? ये तो मुझे पता है, तभी हम डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। ओ एम इफ दे आर ऑन द सेम साइड्स डिस्टेंसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड, इफ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स डिस्टेंसेस विल बी एडेड। ठीक है, तो पहले केस में सेम साइड में डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स 1 सेंटीमीटर, और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स विल बी 7 सेंटीमीटर। 4 + 3 7। क्लियर हो गया? इसे लिख लो नेक्स्ट, इसी में मतलब पूछते हैं डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगी, एक क्वेश्चन एज होमवर्क लिखना वो। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बेसिस पर आपको रेडियस या डायमीटर निकालना है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया ना? तो इस केसेस में लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन, इफ दे आर बिटवीन द कॉर्ड्स, if they're on the same side it will be subtraction of the two, 1. If it's on the opposite side then it will be addition of the two, 7। इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में जाएगा वो लिखो। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, two chords AB and CD of length 24 centimeter and 10 centimeter respectively of a circle are parallel। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है, मैं क्लास में कल आपको करवाऊंगी, ऑन द डिफरेंट साइड्स लिखा हुआ है, if the chords lie on the same side of the center, chords lie on same side of center। अच्छा, सेम साइड का मतलब है कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, मैं यहां पर आई एम लाइक स्टैंडिंग हियर, माय विजन इज हियर, तो आई कैन सी बोथ द कॉर्ड्स। सेम साइड का मतलब ये होता है। ऑपोजिट है कि अगर मैंने एक कॉर्ड को यहां प्लेस किया है और दूसरी कॉर्ड यहां है, तो मुझे इसे देखने के लिए अपने विजन को मुझे भी ऑपोजिट में आना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी से ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर, अगर ये समझ नहीं आता है बात तो। ठीक है, सो इफ द कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर and the distance between them and distance between them is 7 centimeter, find the length of diameter of the circle। फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये होमवर्क में करना आराम से। ये मैं फिर से रेलिवेंटली आपको कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक बारी आपके पिछले साल की जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस थी उसमें एक दो क्वेश्चन थे, और वो तब भी डिलीट करवाते थे। तो ये जस्ट एक केस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए या फिर इस चीज को समझने के लिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और आप ट्राइंगल्स में कैसे वर्क करते हो पाइथागोरस के साथ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमारे बुक में है जहां पर ये चीजें यूज होंगी। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा, हमारी जो पुरानी बुक के क्वेश्चन है ना, जो न्यू में डिलीटेड है, हमारे मैम ने कहीं वो भी करवाया हाँ मैं है, करवाऊंगी बहुत सारे। चांस है। हाँ मुझे पता है, जो भी है मैं करवा दूंगी वो सारे, डाले मुझे पता है बेटा। नेक्स्ट लिखो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैं कोशिश करूंगी, मेरे हिसाब से ना मैंने इसका वर्कशीट बनाई हुई थी, पर अगर नहीं है तो आई मेक वन, बहुत मुश्किल काम नहीं है, वर्कशीट को आई ऑर्गेनाइज में, तो ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत एग्जाम करके लिखे हुए हैं।
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर वीकेंड पे, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं ले रही ना इस बार वीकेंड पे, हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट वीक में आपको इसकी वर्कशीट दे देती हूँ। ए बी एंड ए सी आर द टू कॉर्ड्स, such that AB is equal to AC is equal to 6 centimeter. Find the length of chord BC. नहीं हो बेटा, होते तो मैं पहले देती, मैंने आपको पहले ही कहा था। चलो फिगर ड्रॉ करो। अब ऐसे जैसे क्वेश्चन आ गया ना, इसको देखना नहीं होता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू हियर इज ड्रॉ अ सर्कल। उस सर्कल की रेडियस मेंशन की हुई है, उस रेडियस को लिखो, फिर दो कॉर्ड्स बनाई हुई है, उन कॉर्ड्स को बनाने की कोशिश करो। पेन भी बनाओगे सर्कल में? मतलब दो है ना ऑपोजिट तो क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है दोनों में क्या लिखा हुआ है? ऑपोजिट बन सकती है, ठीक है। तो आपने सर्कल मार्क किया ओ, रेडियस 5 है, तो मैं सर्कल में रेडियस अभी ड्रॉ नहीं करती बिकॉज आई नो आई यूज इट विद द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। तो मुझे दो कॉर्ड्स दिए हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड ए सी। तो मैंने, अगर एक कॉर्ड मैंने ए बी बनाई है, मान लो मैंने ऐसे ए बी बना दी, तो दूसरा मुझे कहाँ बनाना होगा? ए तो मुझे फिक्स पॉइंट मिल गया ना मेरा, तो इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड गो लाइक दिस, एनीवेयर अराउंड मैंने ऐसे बना दिया सी, ठीक है। और फिर मुझे उसने दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी। अब मुझे पता है कि सर्कल में, ये ना आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा, चलो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो सेंटर से अब मुझे अगर रेडियस ड्रॉ करनी है ना बेटा, तो देखो मेरे पास तीन कॉर्ड्स के पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी, हम तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। और तीनों ही 5 दिए हुए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? राइट। तो ओनली थिंग वी गिवन हियर इज कि ट्रायंगल जो एबीसी है, ये थोड़ा सा अब आपका ना ट्रायंगल्स का चैप्टर लेकर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रही हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जो अभी मैं करवा रही हूँ आपको, आगे जाकर थोड़ा सा और इजीली क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या मैं कह सकती हूं ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ? लिखो द फर्स्ट थिंग, कैन आई से ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ? बताओ, प्रूव कर सकते हैं? ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। पहला क्या होगा हमारे पास? एस 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 हो जाएगा ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एओ कॉमन हो गया, रेडियस वैसे भी है, और सीओ इज इक्वल टू बीओ, तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। कैन आई देन से दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, और इसके बेसिस पर ये पॉइंट जो है ना, मैं इंटरसेक्शन वाला इसको एम ले लिया, ठीक है। सो कैन आई से ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम बी? ये ट्रायंगल्स का आपका चैप्टर है जिसमें आपने ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स 2-3 बार किए हैं, एक्सरसाइज 7.1 में भी क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में भी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चंस।
कैन आई से ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMB? कर सकते हैं ना? AC AB इक्वल हो गए, एंगल 1 एंगल 2 प्रूव्ड अबव, AM कॉमन, तो मैंने ट्राइंगल में रूल ले लिया SAS। तो अपने बस इतना ही लिखना है, ये सर्कल्स का ही क्वेश्चन है और आगे भी इसको हम NCERT की मेन एक्सरसाइज में करेंगे, पेपर में भी आता है। अब इसके बाद ये सब जो चीजें मैं कर रही हूं ना, सिर्फ इतना प्रूव करने के लिए कि ये जो चीज है ये परपेंडिकुलर है। ऑल्सो CM इज इक्वल टू BM, सिर्फ यहां से मैं ये लेने के लिए कि CM इज इक्वल टू BM एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC। इन दो चीजों के लिए मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है। मेरे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप सिर्फ इस रिजल्ट के लिए है जो मुझे चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मुझे वो यूज करना है। क्लियर हो गया इतना? राइट, अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्वेबल है। आपको कहा जाता है कि हमने ले लिया कि OM इज परपेंडिकुलर लेना ही है, कैसे परपेंडिकुलर ही बनेगा, पर मेरे पास उसका प्रॉपर रीजन है क्यों बनेगा वो, ठीक है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ऐसे कॉर्ड्स बनाई हमारी जिनका कॉमन पॉइंट था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। तो जब आप ऐसा कुछ ड्रॉ करते हो, रेडियस के साथ ज्वाइन करते हो, ये फिगर बन जाती है काइट। काइट में लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल। क्लियर हो गया इतना? तो हमारा CM और BM इक्वल होगा और यहां पर परपेंडिकुलर भी आते हैं उसमें। इतना क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ये? राइट, अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ BC। पहले ये दो रिजल्ट्स लिख लो, CM इज इक्वल टू BM, AM इज परपेंडिकुलर टू BC, ये लिख दिया ना? अब इस क्वेश्चन को अगर इजीली, ऐसे तो पाइथागोरस से भी होता है, लेकिन अगर और भी इजीली सॉल्व करना है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं, ठीक है? AB की लेंथ कितनी है? 6। OB की लेंथ कितनी दी हुई है? 5। एंड व्हाट अबाउट AO? AB की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और OB की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और एक लेंथ मैंने और बोली थी, OA। OAB क्या है? रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई इतनी बात सबको? ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हो, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? किस फॉर्मूला से? एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? किस फॉर्मूला से? हीरोन्स फॉर्मूला। बोलो, याद है कि नहीं है हमें? तो यहां से निकालो सेमी पेरीमीटर, आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, हीरोन्स फॉर्मूला। S निकालेंगे, 6 + 5 + 5 8, then area will be 8, 8 - 6, बिल्कुल हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा बस। समझ इसलिए ना रहा, पहली बार कर रहे हो तभी मैं कहती हूँ करो तब जब आपने उसको 2-3 बार प्रैक्टिस किया है, या फिर जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? ये बुक का ही क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। मुझे लगा था डिफरेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि एक था जिसमें 120 डिग्री एंगल निकलता था। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? ठीक है ना? अब यही, हाँ 12 आ गया ना? अब इसी ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? जिसमें बेस हो जाएगा AO और हाइट हो जाएगी BM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? सो हाफ इंटू AO की लेंथ आपके पास 5 है, BM की लेंथ हमें निकालनी है, और एरिया हमें कितना दिया हुआ है? 12। सो BM की लेंथ आ जाएगी 24/5 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ हो जाएगी 2 × 24/5, विच इज 48/5 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर आंसर आता है। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया वैसे, इसमें वैसे पाइथागोरस भी लगाते हैं,
पर्टिकुलर हो जाएगा, बाकी सब तो हो ही जाएगा। 9.6। 9.6। चलो बाकी तो जब पूरा चैप्टर होगा ना उसके बाद ही कंप्लीट करवाऊंगी, इतना आज के लिए काफी है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी, ठीक है। कल मैंने आपको कहा था इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, एंड थर्ड मैंने आपको करवाया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सभी थ्योरम्स लिखो पहले। सर्कल्स मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, और एक चीज याद करते हो पिछले वाला लगता है वो कहां से आ गया, ठीक है। सो द मोर यू रिमेंबर द थ्योरम्स द मोर यू विल बी अवेयर कि मुझे ये सब अप्लाई करना है। और ये बस ये होता है कि ये अप्लाई करें, ये लगाएं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो लिखो दोनों, इक्वल कॉर्ड्स और आर्क्स। इक्वल कॉर्ड्स ब्रैकेट्स में मतलब स्लैश डालकर आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। फिर दूसरा आपको लिखना है, इसी के साथ इसका कन्वर्स क्या है, इफ एंगल्स आर इक्वल, इफ एंगल्स आर इक्वल तो देयरफॉर कॉर्ड्स स्लैश में लिखोगे आर्क्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों वे में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर इसी का कन्वर्स है सेंटर एंड मिड पॉइंट joined is perpendicular to chord, ठीक है। सेंटर एंड मिड पॉइंट जॉइंड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। जिनके कन्वर्स से ये बुक में नहीं है। ये सब दिए हुए हैं तुम्हें, मैंने सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखा है। देखो, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ये सारी थ्योरम्स दी हुई है, पर अगर आप इसको समझोगे तभी इसको याद कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, तो खोल कर पहले आराम से खा ले, खोल लो इसको। पता क्या है, तुम्हारी ये हरकतें सच में इट्स नॉट क्यूट। अगर आपको लगता है तुम उसको पीछे से पैर मार रही हो, वो सब कर रही हो, ये क्यूट नहीं लगती हरकतें। क्लास में तुम भी यहाँ बैठो और ना पढ़ाओ, और तुम्हारे सामने कोई ऐसे हरकतें करेगा, यू स्पीक फॉर लाइक 5 मिनट्स ऑन स्टेज और देखना कितने लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और तुम तब एक वर्ड भी बोल पाती हो कि नहीं। कि सच में तुम इतना पढ़ने में इतनी अच्छी हो, सब इतना करते हो, तो तुम्हारा ये साइड बिहेवियर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती तुम। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एक सिचुएशन को समझो। क्लास में पढ़ा रही हूं मैं, अगर मैं मजाक कर रही हूँ, कोई बात इधर उधर कह रही हूँ, तब तब चलता है, तब हम रिएक्शंस दें, तब हम बात करें, चलता है। बट एक डेकोरम होता है क्लास का बेटा, हर एक सिचुएशन का एक डेकोरम होता है। आप पेपर कर रहे हो, मैं बैठकर ऊंची ऊंची यहाँ पर आपको वीडियोस लगाऊं और सब करूं, क्या लगेगा आपको? विल एंजॉय इट? मैं भी मेंटेन करती हूँ कि नहीं, मैं डेकोरम मेंटेन करूँ क्लास का। तब आप टेस्ट दे रहे हो, आपको मैं पिन ड्रॉप साइलेंस दूं, बाहर से शोर आ रहा है मैं बंद करूं, आई ट्राई टू मेंटेन दैट। तुम आराम से बोल लो, मुझसे पूछ लो, मैम मुझे ये लेना है, खाना है तो मुझे करना है, मैंने कब मना किया तुम। मैं इग्नोर करती हूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल स्पॉइल माय मूड, या मैं क्लास में बोलूँ किसी को, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को बार बार बोलना, सीरियसली। और तुम ये नहीं हो कि तुम पढ़ने में अच्छी नहीं हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो तो मैं साइड बिहेवियर क्यों नहीं कंट्रोल करती हो? एंड दिस इज द ओनली रीजन, आई टेल यू अगेन एंड अगेन, दिस इज द ओनली रीजन बिटवीन योर 70 and 80, तुम्हारा वो टारगेट 80 क्यों नहीं आता है। दिस इज द ओनली रीजन। ट्राई टू बी सिंसेयर, एक सिंसेरिटी जो होती है ना, हमें मिसिंग है, वो एक अपने में ले आ। सच में कहती हूँ, एंड इट पेज। एक बच्चा और था मेरे पास, आज से 2 साल पहले था, और वो भी क्लास में ऐसे ही था, आपस में हंसते थे करते थे, ठीक है, इट्स ओके। बट मुझे पता था वो 79 वाला ही बच्चा था, उसको तो बस पढ़ाना था और खत्म काम। उसको सब सॉल्व करना सब आता था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसका पहला सॉल्व होता था। बट दैट वाज द ओनली बिहेवियर जो मैंने उसे कहा था कि अपना ये बिहेवियर कंट्रोल कर ले, सिंसेरिटी पे करती है क्लास में। खोल लो पहले, खा लो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, इट्स ओके। ये बहुत स्ट्रिक्ट वाले क्लास वाले रूल्स नहीं है कि नहीं डेकोरम हम वो रखें, पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट, आई थिंक आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। इतना मैं कमांड करती हूँ अपनी क्लास में, कोई भी बच्चा बैठा है तो उससे, ठीक है, राइट। और इतनी मैं आपको भी रिस्पेक्ट देती हूँ, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, जो भी आप मुझे कहो, या एज एन एल्डर सीनियर, जो भी आप कह सकते हो, इतना मैं रिस्पेक्ट आपको भी करती हूँ कि ठीक है, पानी पीना पी कर आओ, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, नहीं नहीं अभी नहीं जाना, ठीक है ना। आप जल्दी जाते हो, फोन आता है, मैं सब आपकी वो बातें
करती हूँ कि ठीक है, लेट अस बी लिटिल फ्रेंडली। एक थोड़ा सा एटीट्यूड वो क्रिएट करे कि जब आप मुझे भी अप्रोच कर सको। डर के बैठे हो क्लास में, मैं समझा रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझसे पूछ भी नहीं पा रहे हो दोबारा कि मैम नहीं समझ में आया। अच्छा, आपके रिएक्शंस मुझे समझ में आते हैं, कब उसको नींद आ रही थी, कब वो बेचारी हो रही थी कि मैं बोर हो रही हूँ। बिल्कुल मुझे सब समझ में आता है, पता नहीं क्यों, आई कैन अंडरस्टैंड इट। कब तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कब उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। छोटा ग्रुप होता है ना तो समझ में आता है, बड़े ग्रुप में भी आई कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। मैं सारा सारा टाइम तुम्हें देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और वो चीज मुझे लगता है कि नहीं यार, आज शायद मैं बहुत बोरिंग साउंड करने लगी, अब मैं थोड़ा सा कुछ और बोल दूं, कुछ थोड़ा मॉड्यूलेशन करूं वॉइस, या मैं डिस्ट्रैक्ट कहीं कुछ और सोच रही हूँ तो मैं अपनी क्लास में वापस आ जाऊं, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, है ना, टॉलरेट करेंगे एक दूसरे को, है ना, है ना। हाँ चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। आपको जो समझाना चाहते थे मैं भूल गई क्या करी थी। हाँ, मैंने दो लिखवाई ना। अब नेक्स्ट हम जो लिखेंगे आपकी बुक में ना बाद में आएगा, चलो मैं अभी करवा देती हूँ। नेक्स्ट है ये चीज ना, आपके बुक में से डिलीट की हुई है, जिसमें लिखा हुआ है सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं नहीं, सिर्फ जनरल समझना है इसको, ठीक है। तुम्हारी नई वाली बुक में दी हुई है कि नहीं। एंड दो, सच में कहती हूँ, इस सिचुएशन में मैं पिटी नहीं चाहती हूँ, किसी की सिंपैथी नहीं चाहती हूँ, बट मेरा सिचुएशन ऐसा है, समझो बैकलॉग में बहुत कुछ हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट। इसीलिए कहती हूँ थोड़ा सा शांत होकर मेरे साथ कॉपरेट करके चल पड़ो। आई नो तुम्हारा सिलेबस सफर कर रहा है, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे पता है, प्रैक्टिस नहीं होगी, दिसंबर टेस्ट वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ शांत रहो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये सब चीजें कंट्रोल करो। और बड़े बच्चे हो, इतने छोटे वाले बच्चे, नर्सरी वाले बच्चे भी नहीं हो कि हम समझे चीजों को। हाँ, ये चीज नहीं है। चलो लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। नहीं, थ्योरम नहीं है बच्चे, इसमें सिर्फ आपको समझाना है। हाँ, इसकी समझने वाली बात बहुत होगी इसमें, छोटी सी मतलब असर्शन रीजनिंग में अगर ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमने एक पॉइंट सर्कल पे, हमने कोई भी एक पॉइंट रैंडमली मैंने मार्क किया ए, एंड आई से ड्रॉ सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ मेनी सर्कल्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए। इस एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं बताओ। इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप लिखोगे पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉ। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। ऐसे अगर 2 पॉइंट होते हैं, 10th में भी बहुत रेलिवेंट रहेगा, ठीक है। और ये सब चीजें जो है ना, आई हैव सीन असर्शन रीजनिंग में, कहीं ना कहीं मैं नहीं करवाती हूँ, मुझे पता है, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं पता होगी। तो असर्शन रीजनिंग में एक छोटा सा पॉइंट लिखा होगा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मैंने एक और ड्रॉ कर दिया आपको ए बी, मैं कहती हूँ इस ए बी से पास करते हुए सर्कल ड्रॉ करो, मैं अभी कर सकती हूँ, ठीक है। ये सर्कल लिया, इसको सिर्फ मूव करना है और इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। आए, अगेन ड्रॉ अनदर सर्कल, इसको उठाकर ए बी से लेकर आना है ना। तो अगेन आई कैन ड्रॉ अनदर सर्कल। ऐसी बहुत, मैं रेडियस को चेंज करती रहूंगी, बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लेते हैं 3 पॉइंट्स, और वो भी हमने लिए 3 इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैंने लिए 3 पॉइंट्स और वो भी लिए हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स एंड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से पास करते हुए कितने सर्कल्स बनते हैं, तो लिखो 1 and only 1 circle, 1 and only 1 circle can be drawn passing through 3 non-collinear points. मामू तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट उसके इनसाइड ही आ सकता है। तीनों ही बेटा सर्कल पर होंगे, इनसाइड कैसे हो सकता है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, अगर वो सर्कल पे नहीं है ना, फिर हम सर्कल ड्रॉ थोड़ी ना कर रहे हैं, फिर इनसाइड पे तो आप जितने मर्जी पॉइंट्स लेते रहो, ठीक है। तो जब मैं आपको एक पॉइंट डिफाइन कर रही हूँ, या तो वो सर्कल, ऑब्वियसली कह रही हूँ सर्कल के ऊपर है,
तो एक पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। दो से पास करते हुए कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तीन से पास करता हुआ सिर्फ एक सर्कल होगा, ठीक है, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हर एक ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल होता है। लिखो, एवरी ट्रायंगल हैज वन एंड ओनली वन सर्कम सर्कल। ये चीज कहीं भी बुक में कहीं भी नहीं सिखाई जाती है, लेकिन हर कोई एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता हो, ठीक है। सरकम सर्कल क्या होता है? ये चीज लास्ट ईयर एज अ आपका, अब क्या सयोध्या नहीं, सयोध्या पेपर आया था, उसी ने ये चीज आपको दी हुई थी टू अंडरस्टैंड कि सरकम सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सब पता होगा। लेकिन कहीं बुक में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। तो कुछ भी क्वेश्चंस जब आप प्रूव करते हो ना, तो वहीं से ये सब चीजें निकलती हैं, मतलब वही से निष्कर्ष निकलते हैं, कोई बताएगा नहीं, बस समझो अपने आप से, ठीक है। सो एवरी ट्रायंगल हैज ओनली वन and has one circumcircle. Every triangle will have one circumcircle. Circumcircle क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस है, देखो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और इस ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल तो बनेगा ही। ठीक हो गया इतना? राइट। सो देयर इज ओनली वन एंड वन सर्कल विच passes थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब इसमें कहा हुआ है कि इफ आई हैव, तो क्वेश्चन लिख, चलो यही लिखो, नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर हो गया? इस पे क्वेश्चंस तो मैं कल ही करवाऊंगी। अब बस एक चीज करवाती हूँ आपको, विच सेज कि इफ सपोज वी आर गिवन अ सर्कल, सपोज इफ वी आर गिवन अ सर्कल, मैंने आपको सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर जब भी मैं ड्रॉ करती हूँ ना, तो मैं अप्रोक्सीमेट में लेती हूँ, है ना। तो कभी कभी यहां पर भी हो जाता है, कभी यहां भी होता है, कभी ऐसे आ जाता है, कभी आपको लगेगा कि इस साइड पर आ गया, होता है ना। तो मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि whatever I have drawn is exactly the center? So how will you locate the center of this circle? आपको एक सर्कल दिया हुआ है, आपको कहा जाता है इसका सेंटर लोकेट करो, तो आप कैसे लोकेट करोगे? बहुत इजी प्रोसीजर है। हाँ, स्ट्रेट लाइन कैसे, मतलब मुझे पता लगे, जैसे मैंने ये देखो मार्क किया, मैंने ये कहा, तुम्हें क्या पता यही है, यहां से थोड़ा सा इधर नहीं है, यहां से थोड़ा इधर नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। तो इस एग्जैक्ट में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इस सर्कल के सेंटर को तो आप नहीं बता सकते, ना डायामीटर ना कुछ भी, है ना। तो व्हाट आई ड्रॉ इज अ कॉर्ड, मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की है। इसके बाद बता सकते हो, अच्छा ऐसे ही मैंने दूसरी कॉर्ड भी ड्रॉ की, चाहे वो एसी हो चाहे वो सीडी हो, कोशिश करना पैरेलल कॉर्ड्स ना हो। परपेंडिकुलर, बात तो वही आएगी ना, कोशिश करना पैरेलल कॉर्ड्स ना हो। समझ में आ गया? राइट, पैरेलल भी समझ में आएगा। अच्छा एक हमने किया है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। और इसमें जो चीज है वो है सेंटर। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स है ना। तो मैं क्या करूंगी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी। दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो मोर देन हाफ करके आपको ओपन करके बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है लाइन का, ठीक है। सो आई ड्रॉ, गुड इवनिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द टू कॉर्ड्स, और ये जाकर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ही होता है, ठीक है। पैरेलल मत लेना, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं पैरेलल कॉर्ड्स लेके चलती हूँ, मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे ड्रॉ किया, तो जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ का ड्रॉ किया, तो दोनों जो इंटरसेक्शन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसमें सेंटर क्या होगा वो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। कुड बी हियर, कुड बी हियर, कुड बी हियर, आपको सेंटर का पाथ पता लग गया, लेकिन कहां पर है वो नहीं आएगा। सो द कॉर्ड्स शुड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। बाकी ये कल करेंगे, कल आपकी क्लास यूजुअल टाइम पर है, कल सैटरडे है, छुट्टी है सबको।